23 जून 1985 रात के करीब 1 बजे कनाडा के मॉन्ट्रियल मिराबल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी गहमा गहमी मची हुई थी। पैसेंजर्स के लगेज को तेजी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में शिफ्ट किया जा रहा था, जो पहले से ही 1 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही थी। टोरंटो से शुरू हुई इस एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क को यहाँ मॉन्ट्रियल से भी कुछ और पैसेंजर्स को लेकर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से होते हुए मुंबई और दिल्ली जाना था। फ्लाइट की कमान कैप्टन हंस सिंह नरेंद्र के हाथों में थी, वही सतविंदर सिंह भिंडर को पायलट की भूमिका में थे। फ्लाइट अटेंडेंट की जरूरी हिदायतों के बाद फ्लाइट 182 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स को लेकर अपने अगले डेस्टिनेशन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ कर जाती है। पैसेंजर्स में मोस्टली कैनेडियन सिटीजन्स थे, जो काफी सालों बाद अपने दोस्तों और परिवारजनों से मिलने भारत जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था और फ्लाइट को मॉन्ट्रियल से उड़ान भरे करीब 5 घंटे हो चुके थे। सुबह हो चुकी थी और फ्लाइट अब अटलांटिक ओशन के ऊपर आयरलैंड के एयर स्पेस में फ्लाई कर रही थी, जहां उनका आयरलैंड के शैनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट बना हुआ था। अभी तक कुछ पैसेंजर्स अपनी नींद पूरी कर जाग चुके थे, जबकि कुछ अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। फ्लाइट में मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। हर कोई इस बात से अनजान था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी सुबह के करीब 7 बजे शैनन एटीसी के रेडार से फ्लाइट 182 अचानक गायब हो जाती है। इस खबर से एटीसी अथॉरिटीज के बीच हड़कंप मच जाता है और वो फ्लाइट 182 से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब अगले कुछ मिनटों में भी फ्लाइट 182 से कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाता, तो किसी अनहोनी की आशंका जताई जाने लगती है। जब एटीसी बुरे अंदेशों के बीच घिरा हुआ था, लगभग उसी समय उनकी पहुंच से बहुत दूर एयर इंडिया फ्लाइट 182 में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे 31,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो कई हिस्सों में टूटकर सीधा समुद्र में जा गिरता है। एक ही झटके में 300 से ज्यादा लोग बीच हवा में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए अटलांटिक ओशन की अथाह गहराइयों में समा जाते हैं, जहां उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। Kanishka bombing attack on Air India Flight 182 from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists that claimed the lives of 329 people. It is one of the deadliest aviation incidents involving terrorism. According to reports, Sikh militants were held responsible for the bombing, which was believed to be an act of retaliation for Operation Blue Star. What exactly happened? How did Canadian intelligence not know about this attack? How were bombs carried onto the plane, and how did the terrorists escape justice? इस भयानक हादसे की कहानी पंजाब के एक शख्स तलविंदर सिंह परमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1970 में अपनी पत्नी के साथ पंजाब से कनाडा शिफ्ट हो गया था। उस समय पंजाब का यूथ बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में कनाडा जा रहा था, जिससे वहां सिख कम्युनिटी की संख्या अच्छी खासी हो गई थी। कनाडा में 6 साल गुजारने के बाद 1976 में तलविंदर कनाडा से परमानेंट सिटीजनशिप पाने में कामयाब हो गया। तब तक वहां उसने सिख कम्युनिटी के बीच अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी और ऐसे सिख सेपरेटिस्ट के कांटेक्ट में भी आ गया था, जो कनाडा में रहकर भारत में सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इसी मांग को तेज करने के लिए उसने 1978 में सुखदेव सिंह बब्बर के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम से एक सिख सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ली। इसी बीच पंजाब में 13 अप्रैल 1978 को संत निरंकारी मिशन ने खालसा का बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करवाई, लेकिन सेपरेटिस्ट जर्नैल सिंह भिंडरावाले और फौजा सिंह को ये कन्वेंशन सिखों को अपमानित करने वाला लगा। इसके चलते दोनों के समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली, जिसमें फौजा सिंह समेत 13 सिख और 3 निरंकारी मारे गए। तलविंदर सिखों की मौत से बौखला गया और निरंकारी से बदला लेने भारत चला आया। पंजाब पहुंचते ही वो निरंकारी को मारने की प्लानिंग करने लगा। इसी क्रम में 1981 में उसकी झड़प पंजाब पुलिस से हो गई, जिसमें उसने 2 पुलिस अधिकारियों को मार डाला। इसके चलते वो पंजाब पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया, इसलिए पकड़े जाने के डर से वो वापस कनाडा भाग निकला।
खालिस्तानी एक्टिविटीज की वजह से वो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में आ चुका था। वही इसी इंसिडेंट के बाद इंडिया उसे कनाडा से एक्सट्राडिशन की मांग करने लगा, लेकिन कनाडा इसके लिए राजी नहीं हुआ। इस केस में कनाडा ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब 2 साल बाद 1983 में वो जर्मनी गया तो वहां की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। उस समय तक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांग को लेकर जर्नैल सिंह भिंडरावाले पंजाब में काफी पॉपुलर हो रहा था। दरअसल आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन शिरोमणि अकाली दल के दिमाग की उपज थी, जो दायरे में रहकर इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था और पंजाब और सिखों की मांगों की बात कर रहा था। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले का रुख सख्त था, जो अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस का सहारा भी लेने लगा था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी मांगों को ठुकरा दिया तो उसने 1983 तक गोल्डन टेम्पल के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेकर वहां हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर लिया, जिसके बाद पंजाब में हिंसा होना आम बात हो गई थी। इसलिए गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट से फ्री कराने के लिए इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर जून 1984 में आर्मी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए इसे खाली करवा लिया गया। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले सहित सैकड़ों लोग मारे गए और गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की अकाल तख्त जैसी रिलीजियस बिल्डिंग्स भी डैमेज हो गई। गोल्डन टेम्पल में सेना की इस कार्रवाई से सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी से काफी नाराज हो गई थी। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ी कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्राइम मिनिस्टर की हत्या से पूरे देश में बवाल मच गया, जिसके कॉन्सिक्वेंस में एंटी सिख राइट्स भड़क उठे, जिसमें हजारों निर्दोष सिख मारे गए। भारत में मची इस भारी उथल पुथल की खबर जर्मनी की जेल में बंद तलविंदर परमार तक भी पहुंच रही थी। उसी साल जर्मनी की अदालत ने सबूतों के अभाव में तलविंदर को छोड़ दिया और वो एक बार फिर से कनाडा चला गया। कनाडा पहुंचते ही वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा में फिर से एक्टिव हो गया। 1984 के एंटी सिख राइट्स के बाद से ही कनाडा के सेपरेटिस्ट भारत से बदला लेने के फिराक में थे। तलविंदर इसी मौके का फायदा उठाकर सभी सेपरेटिस्ट को एक साथ लाना चाहता था। वो सबसे पहले इंद्रजीत सिंह रियाद से मिला, जो बतौर कार मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन किसी कंपनी में काम करता था। उसके ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखते हुए तलविंदर ने उसे बॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन वो उस बॉम्ब का कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेगा, इसके बारे में उसने रियाद को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद उसने हरदयाल सिंह जोहाल से मीटिंग की, जो एक स्कूल में जैनिटर का काम करता था। फिर वो रिपुदमन सिंह मलिक से मिला, जो कनाडा की सिख कम्युनिटी में काफी रसूख रखता था और खालिस्तानी मूवमेंट का बड़ा नेता था। अंत में उसने अजैब सिंह बाघरी से मुलाकात की, जो 1984 के सिख दंगों के बाद अक्सर अपने भाषणों में 50,000 हिंदुओं की हत्या कर बदला लेने की बात करता रहता था। जिन्ना चेर तक 50,000 हिंदू असी कत्ल नहीं कर देंगे, साह नहीं लवांगे। तलविंदर इन सब से मिलकर इनको भारत के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन के लिए उनके काम सौंप रहा था, जिसमें अजय बाघरी का काम फंड रेज करना था। इन सब में कई महीने बीत गए, जिस बीच सफिशिएंट फंड भी रेज हो गया और तलविंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत से बदला लेने का प्लान भी तैयार कर लिया। प्लान एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने का था। इसके लिए जहां बॉम्ब बनाने की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं उस बॉम्ब को प्लेन में कौन रखेगा, इस पर भी सोच विचार जारी था। इस काम में पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए इसे किसी प्रोफेशनल से करवाने का सोचा गया। इस काम के लिए उस समय के कुख्यात क्रिमिनल जेरी बुड्रोल को चुना गया, जिसे एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बॉम्ब प्लांट करने के बदले में $2 लाख का ऑफर दिया गया। लेकिन जेरी बुड्रोल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे एक साथ इतने लोगों की हत्या बहुत भयानक और क्रूर लगी, इसलिए उसने इसकी जानकारी कैनेडियन पुलिस को दे दी। लेकिन कैनेडियन पुलिस ने उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के चलते उसकी इन्फॉर्मेशन को झूठा मानकर इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। कुछ महीने बाद हरमैल सिंह ग्रेवाल नाम के एक शख्स ने भी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP के सामने बब्बर खालसा द्वारा की जा रही इस बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग को बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों को भी कैनेडियन अथॉरिटी ने बेसलेस मानकर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरफ कनाडा में इस तरह इंडिया के खिलाफ टेरर अटैक प्लान हो रहा था, तो दूसरी तरफ जून 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी अमेरिकन दौरे पर जाने वाले थे।
उस महीने ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी थी, इसलिए कैनेडियन सिख की ओर से पॉसिबल खतरों को देखते हुए अमेरिका राजीव गांधी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कनाडा से कोऑपरेट करके उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करवाया। अमेरिका के दबाव में कनाडा में एक्टिव कई सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर खास नजर रखी जाने लगी, जिसमें बब्बर खालसा के ऊपर कैनेडियन अथॉरिटीज की सबसे पैनी नजरें थी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार भारत से बदला लेने की बात कर चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS मार्च 1985 से बब्बर खालसा के हेड तलविंदर परमार को सर्विलेंस पर रखकर उसके फोन कॉल्स को टैप करने लगी। अप्रैल महीने तक बॉम्ब बनाने के काम में जुटे इंद्रजीत सिंह रियात को कई बार तलविंदर से डायनामाइट को लेकर बात करते सुना गया। वो इसे पाने की जल्दी में था और इसके लिए ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार था। मई महीने में उसने एक 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया और एक डिजिटल ऑटोमोबाइल क्लॉक खरीदकर इसे एक 24 घंटे की अलार्म वाली बजर में तब्दील कर दिया। इस दौरान CSIS ने एक महीने में रियात और परमार को 9 बार बात करते हुए टैप किया, जिसमें वो बॉम्ब बनाने के सिलसिले में बात कर रहे थे। CSIS ने उन्हें न केवल बॉम्ब बनाने की बात करते सुना, बल्कि बाद में उन्हें बॉम्ब की टेस्टिंग्स करते हुए भी देखा। जून के शुरुआती दिनों में जब तलविंदर और इंद्रजीत रियात एक्सप्लोजिव को टेस्ट करने जंगल गए, तो CSIS के एजेंट्स उनका पीछा करते हुए जंगल में उनसे कुछ डिस्टेंस पे छिपकर सारा नजारा देखने लगे। कुछ ही देर बाद वहां एक जोरदार धमाके की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन एजेंट्स ने उसकी जान पूछकर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। इस घटना के बाद CSIS के पास उन्हें अरेस्ट करने का सफिशिएंट प्रूफ था, लेकिन इसकी जानकारी CSIS ने ना तो कैनेडियन पुलिस को दी और ना ही खुद कोई एक्शन लिया, जिससे वो बिना रोक टोक के अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे रहे। इस दौरान जहां कनाडा के गुरुद्वारों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे थे, तो वहीं बब्बर खालसा के मेंबर्स सिख लोगों को एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल ना करने की चेतावनी दे रहे थे। बॉम्ब बनने के बाद से खालिस्तानी लीडर्स खुलेआम अपने भाषणों में एयर इंडिया की फ्लाइट्स के साथ कुछ मेजर करने की धमकियां दे रहे थे। इतने डेंजरस थ्रेट्स के बावजूद कैनेडियन अथॉरिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। इस दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बॉम्बिंग की प्लानिंग की खबर इंडियन एजेंसी रॉ को भी लगी, जिसने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन CSIS को पास कर उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा। लेकिन फिर भी कैनेडियन अथॉरिटी अपनी नींद से नहीं जागी। ना तो कोई हाई अलर्ट जारी किया गया और ना ही एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया गया। 20 जून को CSIS ने तलविंदर को कोड वर्ड में बात करते हुए रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने हरदयाल सिंह जोहाल को कॉल कर पूछा, क्या कहानी लिख दी गई है? जोहाल ने इसका जवाब ना में दिया। इस पर तलविंदर ने कहा, इसे जल्दी ही लिख दो। इस बातचीत के बाद वैंकूवर एयरपोर्ट से $3005 पे कर एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स में 2 टिकट्स बुक की जाती है। पहला टिकट M सिंह और दूसरा टिकट L सिंह के नाम पर बुक करवाया जाता है। 2 दिन बाद 22 जून को फिर से दोनों ने बातचीत की, जिसमें जोहाल ने तलविंदर से कहा, कहानी लिखती है, देखना हो तो आ जाओ, और इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल यहाँ कहानी लिख देने से दोनों का मतलब फ्लाइट में टिकट बुक कराने से था। इसी दिन हरदयाल सिंह जोहाल गाड़ी में एक्सप्लोजिव से भरे 2 बैग्स लेकर अपने स्कूल पहुंचता है और वहां के बेसमेंट में छिपा देता है। इसके बाद तलविंदर अपनी प्लानिंग के नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करता है, जिससे चंद घंटों के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना था जिसके चलते सैकड़ों मासूम मौत के मुंह में समाने वाले थे। इस खौफनाक हमले को अंजाम देने के लिए 22 जून 1985 को दोपहर 3:30 बजे मनजीत सिंह नाम का एक शख्स टोरंटो जाने के लिए वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर करता है। उसकी टिकट कंफर्म नहीं थी, फिर भी वो एयरपोर्ट एजेंट जेनी एडम से बार बार चेक इन करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जब जेनी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वो गुजारिश करने